चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरों को। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट। देश में अब तक 1,18,856 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 68,235 हैं, जिसमेमें से अभी तक 3,517 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 49,064 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,35,723 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 50,78,253 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 28,81,138 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 19,74,116 लोग ठीक हो चुके हैं। 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की गाइडलाइंस। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं। जी आपको बता दें कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 मई से घरेलू उड़ानें पुनः आरंभ करने के खातिर हवाई अड्डों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी एसओपी जारी की है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। एसओपी में कहा गया है कि यात्रियों के लिए हवाई अड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। एसओपी में कहा गया है कि हवाई अड्डा संचालकों को टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामान को संक्रमण मुक्त करने के लिए उचित प्रबंध करने होंगे। अमेरिका में लगातार बढ़ रहे मामले पर ट्रंप ने जताई खुशी, कहा यह एक अच्छा संकेत है। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अधिक परेशान अमेरिका है, जहां पर 90,000 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बढ़ रहे मामलों पर खुशी जताते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। ज्यादा मामले आना अच्छे संकेत हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के 16 लाख मामले आए हैं और 97,000 लोगों की मौत हुई। इस तरह दुनिया के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में ही हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा, जब हमारे पास काफी मामले हैं, एक हद तक मैं इसे बढ़िया मानता हूं कि हमारी जांच काफी अच्छी है। ट्रंप ने कोविड-19 महामारी के प्रसार के बाद पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक की। उन्होंने कहा, आप जब कहते हैं कि हम कोरोना के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दूसरे की तुलना में अधिक जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा, इसलिए अगर बहुत सारे मामले हैं तो मैं इसे बुरी चीज नहीं मानता। एक तरह से मैं इसे अच्छी चीज के तौर पर देखता हूं, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जांच की सुविधा बेहतर है। कोरोना संक्रमण का यह जोन सबसे ज्यादा खतरनाक, हर घर में पहुंचेगी मेडिकल टीम। जी आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 4.0 लागू हो चुका है। कोरोना संक्रमण के हिसाब से पहले 3 जोन बनाए गए थे, अब इलाकों को 5 जोन में बांटा गया है। इनमें सबसे अधिक खतरनाक कंटेनमेंट जोन बताया गया है। यह एक ऐसा जोन है जहां हर घर में मेडिकल टीम पहुंचती है। घर के सभी सदस्यों की जांच कर उनकी केस हिस्ट्री तैयार की जाती है। आवाजाही पर सख्त पाबंदी रहती है। कंटेनमेंट जोन में कम से कम 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बफर जोन में घोषित किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण अधिक तेजी से न फैले, इसके लिए 2 नए जोन बनाए गए हैं। पहले वाले 3 जोन अर्थात रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण राज्य स्तर पर होगा, जबकि बाकी के दोनों जोन का फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ा गया है। हालांकि जिला प्रशासन भी इसमें खुद के स्तर पर कोई ज्यादा बड़ा फैसला नहीं लेगा।
उसे उन्हीं गाइडलाइन को ध्यान में रखकर जोन तय करने होंगे जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई है। बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में जो अनिवार्य सेवाएं होंगी केवल उन्हीं के संचालन की अनुमति दी जाएगी। जिस तरह ग्रीन या ऑरेंज जोन में लोगों को इधर उधर आने जाने की इजाजत होती है वैसा इसमें नहीं होगा। लोगों की आवाजाही को लेकर सख्त आदेश जारी किए जाते हैं। किसी शहर का जो भी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित होता है उसके 2 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन घोषित किया जाता है। ममता बनर्जी बोली, बेहतर मर गए, मैंने ऐसा विनाश नहीं देखा, पीएम से कहूंगी आकर हालत देखें। जी आपको बता दें कि सुपर साइक्लोन अम्फान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही हुई। इस खतरनाक तूफान से पश्चिम बंगाल में अब तक 72 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी है। सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल में अब तक 72 लोगों की मौत हो गई। मैंने ऐसी आपदा पहले कभी नहीं देखी थी। मैं प्रधानमंत्री से राज्य का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने का अनुरोध करती हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से मरने वालों के परिवारों को 2.5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, साइक्लोन अम्फान के कारण हुई तबाही के पश्चिम बंगाल के दृश्य देख रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता से खड़ा है। राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही लोगों की मदद के लिए ग्राउंड पर मौजूद है। मैं पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अंदर रहे और निर्देशों का पालन करें। सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सरकार ने वापस लिया सीएपीएफ कैंटीन में स्वदेशी सामान बेचने का आदेश। जी आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 15 मई को दिए अपने उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में अब केवल स्वदेशी सामान ही बेचे जाएंगे। गृह मंत्रालय से मिले आदेश के बाद से सीएपीएफ ने देश भर में चलने वाली कैंटीन के लिए 400 से अधिक वेंडरों से अपनी खरीद के सभी ऑर्डर फिलहाल स्थगित कर दिए गए थे। इन कैंटीन से करीब 50 लाख अर्धसैनिक बल के कर्मी और उनके परिवार सामान खरीदते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 फरवरी को घोषणा की थी कि कैंटीन 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री करेंगे ताकि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारण निकाय की ओर से सभी अर्धसैनिक या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सूचना दी गई है जो कि ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं और जितने भी सामान की आपूर्ति होने वाली है उन्हें अगले आदेश तक स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जिन सामान को भेजने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। आदेश में कहा गया है कि फिलहाल स्टोरेज में रखे गए माल को बेचने पर डरने की जरूरत नहीं है। जो माल नहीं बिका है उसे सप्लायर को वापस लौटने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। यह पीछे रहने का समय नहीं बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है। हर भारतीय अगर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प ले तो 5 वर्षों में देश का लोकतंत्र आत्मनिर्भर बन सकता है। अमित शाह ने कहा, आइए हम सब स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की लिस्ट। 21 मई से टिकट बुकिंग, स्पेशल शताब्दी की भी तैयारी। जी आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के कारण थम चुकी देश की जीवन रेखा कहीं जाने वाली रेलवे लॉकडाउन के बीच धीरे धीरे यात्री सेवाओं की बहाली की तरफ बढ़ रही है। श्रमिक स्पेशल और वातानुकूलित राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद 1 जून से गैर वातानुकूलित विशेष ट्रेनें भी दौड़ने जा रही है। साथ ही स्पेशल शताब्दी ट्रेन चलाने की भी तैयारी चल रही है। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी जिनमें एसी और गैर एसी श्रेणियां होंगी।
सामान्य डिब्बों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी की। टिकट की बुकिंग 21 मई से शुरू हो गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, रेलवे द्वारा 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जो समय सारणी के अनुसार चलेगी। यात्री इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। इन सेवाओं के शुरू होने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी तथा उन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में सुविधा होगी। अभी जो विशेष ट्रेनें शुरू की गई है, उनसे देश की अधिकांश राजधानी तो जुड़ गई, लेकिन कई बड़े शहरों तक पहुंच नहीं बन पाई है। लॉकडाउन में बढ़ती रियायत के साथ यात्रियों का दबाव भी बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए छोटी दूरी की शताब्दी ट्रेन एवं अन्य यात्री ट्रेन के संचालन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जून में और ज्यादा विशेष ट्रेनों को चलाने पर भी विशेष जोर दिया गया है और उसके बाद पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही नियमित ट्रेनें चलाए जाने की संभावना है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। तूफान का असर पूर्वोत्तर राज्यों पर दिखेगा। भले ही यह कमजोर हो गया है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भारी बारिश देता रहेगा। दक्षिणी केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी और पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में कई जगहों पर लू चलने की आशंका है।